हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। देखो, हम क्लास 6, 7 और 8 में सब में सुनते आए हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट? वी ऑल नो व्हाट इज डेमोक्रेसी, बट एक्चुअली में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं बहुत सारी केस स्टडी कि व्हाई एक्चुअली डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड, डेमोक्रेसी होती क्या है और इतना ज्यादा डेमोक्रेसी के जो तारीफों के पुल बांधे जाते हैं वो क्यों इतने ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो देखो, व्हाट इज डेमोक्रेसी वी आर गोइंग टू कवर कि क्या होता है हमारा डेमोक्रेसी, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन डेमोक्रेसी। देख, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये स्टेटमेंट कही है अब्राहम लिंकन जी ने, जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है। इन्होंने बोला डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों का गवर्नमेंट है। लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास तो टाइम है नहीं, तो हम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं जो हमारी जो भी इश्यूज होंगे उसको एड्रेस करेगा, क्योंकि वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल है, राइट? वो सब कुछ लोगों के लिए करेगा, सिर्फ हमने एक रिप्रेजेंटेटिव अपना आपके पास भेज दिया। अगर हम डेमोक्रेसी वर्ड के ओरिजिन की बात करें तो एक ग्रीक वर्ड है डेमोक्राशिया, जिससे बना है। डेमोस मतलब होता है पीपल एंड क्राशिया मीन्स होता है रूल। क्राशिया, डेमोक्राशिया, राइट? तो ये जो था हमारा कि पीपल्स रूल होता है डेमोक्रेसी, राइट? सो डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। एंड क्राशिया मतलब क्या होता है? द रूल दैट इज हैपनिंग इज ऑब्वियसली पीपल्स रूल। इट इज नो डिक्टेटर, इट इज नो हिटलर, इट इज नो नेपोलियन, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसे गुंडेगर्दी वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्या है? एक लेजिटिमेट वे से सारी चीजें हो रही हैं। सो बेसिकली क्या है? डेफिनेशन देख लो फटाफट से, ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यहां पर जो है, जो भी रूलर्स हैं वो लोगों ने उनको क्या किया है? लोगों ने ही उनको इलेक्ट किया है, जाके घर घर से जाके वोटिंग देके, राइट? अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ फीचर देखने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल देखना है। और सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न ऑल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैव इलेक्शंस बट नॉट ऑल डेमोक्रेटिक आर डेमोक्रेटिक। मतलब सबका इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका इलेक्शन हो रहा है तो आप डेमोक्रेटिक हो। बाप रे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना? जस्ट इलेक्शन एंड जस्ट सिलेक्शन ऑफ रूलर्स बाय द पीपल इज नॉट द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जस्ट बिकॉज इलेक्शन हो रहा है डजंट मीन कि बहुत बढ़िया से डेमोक्रेसी चल रही, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? अब हम देखते हैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल, जो पहला केस स्टडी है। एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हमारा नंबर 1 फीचर है। डेमोक्रेसी का नंबर 1 फीचर आप ऐसे बोल सकते हो, इसकी सबसे बड़ी तारीफ यही है कि मेजॉरिटी जितने भी डिसीजंस होंगे, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर, कोई भी डिसीजंस होने वाले हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस होने वाले इलेक्टेड लीडर्स के तरफ से। ऐसा जरूर आपने किसको भेजा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी किसी को भी इलेक्ट करके भेज दिया और वही डिसीजन लेगा, जाके वही पेपर्स पे साइन करेगा, वही सारा आउटकम निकालेगा। इमेजिन एक ऐसी सिचुएशन, तुमने इलेक्ट तो किसी और को किया था लेकिन डिसीजन कोई और ले रहा है। सेम होता है पाकिस्तान में। लेट्स जस्ट स्टडी दिस। अक्टूबर 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप। Now what do we mean by military coup? When you are using military to turn down somebody, जब आप फोर्सफुली किसी की आवाज को दबा रहे हो। 1999 में लगभग हमारा जो है 21st सेंचुरी शुरू ही होने वाला था, तब जाके जो जनरल थे, एंड जनरल कहां पर होते हैं? मिलिट्री में, राइट? ओवरथ्रू ड्रामेटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया? जो ऑलरेडी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया अपनी फोर्स यूज करके। हम बोलेंगे अच्छा, और अपने आप को बोला कि मैं आज से तुम्हारा चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, आज से आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, आई एम गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग। एंड वील बी लाइक, तुम कहां से आए हो? हमने तो तुम्हें इलेक्शंस में भी नहीं देखा था, हमने तो वोटिंग तुम्हें नहीं दी। और उन्होंने क्या किया? ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अपनी डेजिग्नेशन बदल दी, अपने आप को प्रेसिडेंट बोलने लगा। चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 2002 में ही हेल्ड अ रेफरेंडम दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। 2002 में एक रेफरेंडम इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है? एक ऐसा पेपर जिस पर भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड बेसिकली इट्स ऑफिशियल गवर्नमेंट फ्रॉम दी गवर्नमेंट इटसेल्फ, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने बोला। एक 2002 में एक रेफरेंडम पूरे दुनिया में, अपने पाकिस्तान में ये बता देता है सबको कि अब मैंने जो किया था ये मैं 5 साल के और एक्सटेंड कर रहा हूं। हम बोलेंगे वाह वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है।
और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। अब बहुत सारे जो पाकिस्तानी मीडिया थे उसने बोला कि देखो ये तो गलत हो रहा है, ये फ्रॉड है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने यहाँ पर कुछ तो गलत करा, अनफेयर मीन्स यूज करा है और ये प्रॉपर फ्रॉड है। अगस्त 2002 में उन्होंने एक और चीज करी, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अगेन एक क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आता है और जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर देता है। क्या हमारे यहां पर ऐसा हो सकता है? लोग मार मार के पीट देंगे। द अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया। वाह वाह वाह, तालियां। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, अब इस ऑर्डर में क्या था, दिस इज मोर लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्डर, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रोविंशियल मतलब जो स्टेट की गवर्नमेंट्स है, और ऑब्वियसली नेशनल मतलब जो लोकसभा की सीट्स होती है, हमारे यहाँ पर राज्यसभा की सीट्स होती है जिसमें पीएम और सीएम देखने को मिलते हैं ना, वही बोल रहा है कि जब मैं बोलूं, जैसा मैं ऑर्डर दे दूं, अगर मैंने बोला कि आज गुजरात सरकार अपने घर चले जाए, जितने भी गुजरात में लोग जो हैं गवर्नमेंट में है, आज से वो घर चले जाए अपना, मैं गुजरात संभालने वाला, हम बोलेंगे आप क्यों संभालोगे, हम तो आपको जानते ही नहीं है। और ये सारी चीजें हो रही थी आपके पाकिस्तान में। Civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by the military officer. अगर लोगों के लिए छोटा सा भी कोई भी लॉ लेके आना है, कुछ भी लोगों के लिए अच्छा करना है, सो अब उसमें कौन देखने वाले थे? मिलिट्री ऑफिसर्स उसको देखने वाले थे कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सारी की सारी फ्रीडम इन लोगों की कंट्रोल होने वाली थी। इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इलेक्शंस हुए, क्या हुआ स्टोरी में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर ही थी, बट फाइनल पावर ऑब्वियसली मिलिट्री ऑफिसर्स और उनके जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। तो हेंस कैन वी से पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ वाज अ डेमोक्रेसी? एब्सोल्युटली नॉट। जिन लोगों को हमने बोला था कि आप हमारे इलेक्शन में जीते और हम आपको भेज रहे हैं, उनका तो नामो निशान ही नहीं हो रहा है। एक इंसान ने जिसने मिलिट्री कुप करके, अपना फोर्स दिखा के, अपनी मिलिट्री की पावर यूज करके, अपने सारे जितने भी उनके सोल्जर्स थे उनको अपने साथ टीम अप करके डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। और हमारा जो फाइनल आउटकम निकल के आता है, फर्स्ट आउटकम, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर एक्चुअली मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट एनी जनरल और एनी डिक्टेटर। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फाइनली लोगों ने इलेक्ट किए हैं जिनको, उन्हीं के हाथ में सारी पावर होती है। तो बेसिकली अगर हमें पता है कि हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, राइट, वी हैव प्राइम मिनिस्टर, वी हैव चीफ मिनिस्टर्स ऑन ईच एंड एवरी स्टेट, राइट, तो जो भी डिसीजंस होंगे वो चीफ मिनिस्टर ही लेंगे। वो कल को कोई वहां पर कोई लेफ्टिनेंट पोस्टेड है और मे बी कोई जनरल पोस्टेड है तो वो नहीं ले सकता है डिसीजन। दैट इज हाउ नॉट द डेमोक्रेसी वर्क्स। डेमोक्रेसी वर्क्स विद द इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड लोग ही उसको करने वाले हैं, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, इलेक्शंस जो होते हैं डेमोक्रेसी में बिल्कुल फ्री और फेयर होना चाहिए। एकदम आपको दिखना चाहिए सामने से कि एकदम फ्री और फेयर इलेक्टरल कंपटीशन है, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हो रही है। एग्जाम्पल है चाइना का, पाकिस्तान हो गया बर्बाद देश है, चाइना को देख लेते हैं। चाइना का क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? देखो अगर चाइना की बात करें तो चाइना में रेगुलरली इलेक्शंस होते थे। हाँ, बढ़िया लग रहा है सुनने में। तो इलेक्शंस वर रेगुलर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में हमेशा आपको इलेक्शंस देखने को मिलते थे। हाँ ठीक है, बढ़िया तो लग रहा है। एनपीसी जो थी, यानी कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो पावर रखती थी टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इस पूरे के पूरे जो पार्टी थी, इट हैड 3000 मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और कुछ लोग आर्मी से भी होते थे। हाँ, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अब अप्रूवल लेना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो कैसा डेमोक्रेसी हो जाएगा? फ्री तो नहीं है, फेयर भी नहीं है। 3000 लोग ही डिसाइड करेंगे कि पूरे चाइना से सिर्फ 3000 लोग ही डिसाइड करेंगे, जिनमें से थोड़े आर्मी से भी लोग होंगे, कि क्या आप इलेक्शन लड़ सकते हो या नहीं। अरे मेरा मन है ना इलेक्शन लड़ने का, मेरा मन है भाई, मैंने अपनी मेहनत करी है, मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो आई वॉन्ट टू फाइट योर इलेक्शंस, राइट, आई वॉन्ट टू हैव पावर, आई वॉन्ट टू डेवलप चाइना, है ना। ये सारी चीजें हो रहे हैं। Only the member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 2003.
जो भी पार्टी आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड होगी या इन जनरल और बाकी जो सेम आइडियोलॉजी पर फॉलो कर रही हैं, जो उनकी बात मानती हैं, वही इलेक्शन कर सकते हैं। ये तो इलॉजिकल बात है ना, तो बाकी लोगों को तो मौका ही नहीं मिलेगा इन अ वे। अब इस वे में क्या होगा, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का एक सरकार बनेगा ना, कैसे कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है। आज बीजेपी बोले कि बीजेपी ही बताएगी कि इलेक्शन कौन लड़ेगा, सो इज दैट अ फेयर वे? हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी फेयर नहीं। हु इज बीजेपी टू टेल अस दैट, है ना? जो हमारी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देयर इज कांग्रेस, देयर इज अदर मल्टीपल पार्टीज, है ना? तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेफिनेटली फ्री और फेयर होना चाहिए, सबका बराबर का एक्सप्लेनेशन, बराबर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देन कम्स मेक्सिको का एग्जाम्पल। मेक्सिको में क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। देखो, अगर हम देखें 1930 से लेके इलेक्शन होते थे हर 6 साल बाद, एवरी 6 ईयर्स जो है, यानी कि 1930 में हो तो 36 में होंगे, 36 में हो गए तो 42, 1942 में होंगे, 6 ईयर्स बाद इलेक्शन होते थे। और यहाँ पर जो है लोग अपने प्रेसिडेंट को चुनते थे, ठीक है। नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, कभी जो है मेक्सिको पर कोई डिक्टेटर नहीं रहा है, कोई मिलिट्री भी नहीं रही है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी भी नहीं रही है, ठीक है। अनटिल 2000 every election was won by a party called PRI, that is Institutional Revolutionary Party. Remember this very clearly. 2000 तक 2000 तक, ईयर 2000 तक देयर वाज वन पार्टी जो कि कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक इलेक्शंस जीत रही थी, बैक टू बैक। लोगों को लगता है कि ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है, हम इलेक्शन लड़ते हैं ऑपोजिशन पार्टी जो है हम, बट हम कभी जीत नहीं पाते हैं। ऐसा भी क्या हमारे अंदर गलतियां हैं कि लोग भूल के भी इन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। भाई कांग्रेस भी हार गई थी इलेक्शन, ठीक है। कांग्रेस भी जो है, आपको पता है कांग्रेस इज सच पार्टी जो ओल्डेस्ट पार्टी है दुनिया की, एंड एज सुन एज इंडिया में थोड़ी सी भी सेचुरेशन आई ना चीजें में, तो कांग्रेस हार गई। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर 100-200 साल तक एक ही पार्टी जीत रही है, तो क्या गलत था मेक्सिको के साथ? जो ये पार्टी थी, दैट वाज द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, गलत ट्रिक्स यूज करती थी, डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी। यस, क्या करती थी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अपनी पार्टी में बुलाती थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को धमकाती थी, डराती थी कि अगर तुमने मेरे लिए वोट नहीं दिया रहेगा ना तो मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगी। तो वो डर, उनको क्या फायदा, उनको भाई पैसा नहीं मिलेगा, और पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं आजकल, राइट? तो वो जबरदस्ती उनके लिए वोट देने चले जाते थे। गवर्नमेंट टीचर्स और उनके पेरेंट्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को बुलाते थे अपनी मीटिंग में कि अपने मम्मी पापा को, तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं ना, उनको बोल देना हमें ही वोट दे, वरना हम क्या करेंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे घर में खर्चे भी नहीं हो, के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे, राइट? ऐसे ऐसे ट्रिक्स जो है वो आपका चल रहा है मेक्सिको में। मीडिया भैया लार्जली इग्नोर कर, मीडिया वाज नॉट इवन पेइंग एनी अटेंशन टू दिस इशू। मीडिया अपने अलग ही जो है सारी दुनिया में थी, वो ऑपोजिशन, क्योंकि उनको भी पैसा मिल जाता होगा ना, बढ़िया, तो यहाँ पर वो ऑपोजिशन की बात नहीं सुनते थे। बहुत बार क्या होता था, बहुत बार तो सुन लो, समटाइम्स पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर दिया जाता है रातों रात। अब आपको सोच रहे, आपको पता है कि आपका जो है पोलिंग बूथ है, आपके स्कूल के पास जाना है, वहां पर आप वोट दोगे और घर आ जाओगे। आप पहुंचे हो वहां पे और आपको वहां पर वोट, अरे आपका तो जो है वोट देने का कहाँ चला गया, वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर चला गया ना। यू बी लाइक, कौन ही जाएगा इतनी दूर, है ना? आप लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया, कौन इतना खर्चा करेगा लास्ट मोमेंट पे? कभी ट्रेन के टिकट, एयरप्लेन टिकट्स, या फिर इन जनरल किसी को पूछ कर देखना, भाई इतना फायदा उठाते हैं लोग, राइट? जो चीज 2000 में हो सकती है उसके 20-20 हजार रुपए ले लेते हैं लोग, है ना? तो अब यहाँ पर क्या होता था, लास्ट मोमेंट पर लोग अपना वोट ही नहीं दे पाते थे। वोट वो दे पाते थे जो सरकार को फेवर करते थे, और ऑब्वियसली जो फेवर करते थे वही गवर्नमेंट बन रही थी। तो अब हम लोगों को पता चलता है कि ये फेयर नहीं है। तो अगर हम इनको जो है कंपेयर करें चाइना और मेक्सिको, तो इलेक्शन में ज्यादा चॉइस नहीं है, आप उन्हीं लोगों को जो है वोट देने का राइट दे रहे हो जिनको आप मानते हो। ये तो फिर गलत बात हो गई ना। और अगर हम मेक्सिको का एग्जाम्पल देखें तो पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि पीछे से धोखा हो रहा था। चाइना में दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाय इट, जो वो चाहेंगे वही इलेक्शन लड़ रहा है ना? मैं चाहूंगी कि मैं 4 बच्चों को यहाँ पर सेलेक्ट करूं, इन चारों में से किसी का भी सिलेक्शन हो जाए, नाम तो मेरा ही होना है ना? वो वाली बात है। अब 5th को मैं ऑप्शन में ही ना रखूं। देयर वाज नो वे रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। अब ऐसे ही चलता रहता, अब लोग उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं तो वो हारती नहीं, चलता रहता। सो ये एग्जाम्पल हमें बताते हैं, 2 एग्जाम्पल, कि दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में सब कुछ फेयर होना चाहिए और एकदम बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, राइट? तो ये कुछ चीजें हमने अभी देख ली। नाउ वील बी डूइंग नेक्स्ट थिंग। अब हमारा जो है, एक इंसान का एक ही वोट होना चाहिए और उस वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए।
हमारा डेमोक्रेसी में क्या है, 1 person 1 vote 1 वैल्यू। अब आप सोचो कि हम तो नॉर्मल ह्यूमन बींग है, there is Shah Rukh Khan, right? There is some very powerful, there is Ambani, those are like the richest people in Asia ना। वो भी तो एक वोट दे रहे हैं और उनका वोट एक ही बार काउंट हो रहा है, और हम भी एक ही बार वोट दे रहे हैं, हमारा भी एक ही बार काउंट हो रहा है। सो दैट्स द वैल्यू, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, कि चाहे आप कितने भी क्या ही हो आप, है ना, आपके चाहे कुछ भी हो है आपके पास, बट आपका एक वोट का एक ही वैल्यू होगा और आप एक ही बार वोट दे पाओगे। और डेमोक्रेसी इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है कि सब कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इक्वल है। हाँ, आई नो मैं आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दे सकता हूँ, मैं अंबानी जी की प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे सकता हूँ ना। डेमोक्रेसी ऐसे बोलती है, ठीक है। ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट 1 person 1 vote 1 वैल्यू, ठीक है। दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम चलते हैं 3 ऐसे कंट्रीज जहां पर लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा था, वहां पर 1 वोट 1 वैल्यू 1 person नहीं था। सबसे पहले हम देखेंगे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अंटिल 2015 विमेंस को वोटिंग राइट ही नहीं था। तो इक्वालिटी तो नहीं है, ये तो क्या हो गया, इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अनइक्वल बिहेवियर हो गया, है ना, ये तो आपकी इनइक्वालिटी हो गई। उसके बाद एस्टोनिया में पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड डिफिकल्ट द राइट टू वोट। जो रशियन माइनॉरिटी होती थी एस्टोनिया में, उनको वोटिंग राइट्स नहीं, उनको पोलिंग बूथ से वापस भेज दिया जाता है कि नहीं 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 आप चले जाओ, आपका यहाँ पर कोई वोटिंग राइट का जो है राइट नहीं है, तो वो लोग सैड हो जाते थे। देन फिजी, फिजी में जो इंडिजिनस फिजी होते थे उससे ज्यादा उनकी वैल्यू होती थी, इंडियन फिजी को नीचे रखा जाता था। अब इंडियन फिजी और जो है इंडिजिनस फिजी में क्या डिफरेंस है, फिजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, ये कॉलोनाइज थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो यहाँ पर क्या होता था, जब भी ब्रिटिशर्स के टाइम पर तो बहुत सारे इंडियंस को काम करने के लिए जो है कॉलोनी वाले ब्रिटिशर्स भेजते थे। तो जो इंडिजिनस मतलब होता है, दोज आर पीपल जिनका बर्थ उधर ही हुआ है, लाइक उनके दादा वहीं पर ही है ना, बाय बर्थ दे आर बोर्न देयर ओनली। लेकिन इंडियन फिजी मतलब जो माइग्रेट कर गए ड्यू टू सडन रीजंस, कोई जॉब ढूंढने के लिए, किसी ने काम के लिए कुछ भेजा है और वो वहीं पर जाके सेटल हो जाता है, तो दोज वर द इंडियन फिजी। तो फिजी में जो इंडिजिनस फिजी है और जो इंडियन फिजी है उनमें डिफरेंस बहुत होता था, है ना। इनके वोट को इंडिजिनस फिजी के ज्यादा वोट समझे जाते थे। तो ये क्या है, हम लोगों को इंडिफरेंस दिखाता है। फिर आता है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कंट्री है, दैट इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का भी छोटा सा एग्जाम्पल देखो। 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ठीक है। सिंस देन उस पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है। हाँ, हमें पता है हमारे ऊपर भी बहुत टाइम तक कांग्रेस ने रूल करा, बट एटलीस्ट कांग्रेस हारी तो सही। तो यहाँ पर क्या है, जेनू पीएफ नाम की एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, जो आपकी जिम्बाब्वे में बहुत बढ़िया टाइम से रूल कर रहे थे। रॉबर्ट मुगाम्बो खुश हुआ, रॉबर्ट मुगाम्बो इस कंट्री पर रूल कर रहे थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस। वैसे तो बहुत पॉपुलर था, लेकिन ये भी कुछ गलत काम करता था। हाय भगवान, सब लोग इस चैप्टर में गलत ही काम कर रहे हैं क्या, सारे के सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। एनीवेज, ओवर द ईयर गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। ओवर द ईयर्स आफ्टर दे अटेन इंडिपेंडेंस, जब ये सारी चीजें थी जो कंट्री को रूल कर रहे थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करे, है ना। एंड दिस इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेड हिम लेस अकाउंटेबल। और वो चेंजेस अच्छे के लिए नहीं करे, बुरे के लिए करे, और मेरे को कोई कुछ ना बोले, है ना, वो मैं पावर अपने पास रख लेता हूँ और मैं अब कितनी भी अपनी मस्त लाइफ एंजॉय करूँ, वो अब किसी को नहीं पता चलने वाले, ठीक है। ही इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेड हिम लेस अकाउंटेबल। ऑब्वियसली आपने चेंज कर दिया रूल बुक में पूरा का पूरा, तो आप जो भी करो आपका सब कुछ मानने होगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। उसके बाद ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। अब जो भी जिम्बाब्वे की ऑपोजिशन पार्टी होती थी, वहां पर जेनू पीएफ पार्टी के लोग पहुंच जाते थे, उनकी मीटिंग्स में जो है हैरेसमेंट करते थे उनके साथ, उनकी सारी चीजों को तोड़ देते थे, ताकि ऑप्शन ही ना बचे ऑपोजिशन का। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन को जो है आपके मुगाम्बो खुशवा ने बैन कर दिया, बोला कि नहीं आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। बताओ, ये तो गलत बात है ना। कल को जो है हमारे मोदी जैसे बोले कि नहीं मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते, तुम्हें उठा के जेल में डाल दो, बोलेंगे ऐसे कैसे नहीं बोल सकते, आप कुछ गलत करोगे तो हम बोलेंगे ना। आप जब तक अच्छे हो तो अच्छे हो, जब तक आप बुरा करोगे तो हम फिर आपको भी बोलेंगे। सही बात है कि नहीं, ठीक है। लॉज वर मेड टू लिमिट दी राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। बोला कि अरे मेरे खिलाफ अगर कुछ भी बोला तो तुम्हें फिर जेल के पीछे डाल दें, बहुत मारेंगे। टेलीविजन रेडियो कंट्रोल होते थे, बताओ मीडिया के कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं बचेगी।
इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट वर हैरेस्ड, अगर कोई भी न्यूज़पेपर में गलती से रॉबर्ट मुगाम्बो के बारे में कुछ लिख दिया तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, एज अ रिजल्ट मुगाम्बो वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। बहुत सारे सालों के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद फाइनली जिम्बाब्वे 2017 में रॉबर्ट मुगाम्बो को बाहर फेंक देता है। और इससे हमें पता चलता है कुछ लेसन्स कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, बट वो सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं, बहुत सपोर्टर्स होने के बाद भी आप अनडेमोक्रेटिक वे फॉलो कर सकते हो। और पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत फेमस हो तो आप बहुत अच्छे होंगे, आप बुरे भी हो सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हमें जिम्बाब्वे से सीखने को मिलती हैं, करेक्ट है। अब बात करते हैं हमारी आइडियल डेमोक्रेसी कैसे दिखती है। आइडियल डेमोक्रेसी ऐसी दिखती है जहां पर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल ऑपोजिशन को बहुत नॉर्मली ट्रीट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो सामने वाला अगर हमें करेक्ट कर रहा है तो हमें उसको समझना चाहिए, ना कि फिर उसको और ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए, राइट। तो बेसिकली देयर शुड बी स्पेस। आप एक पॉलिटिकल स्पेस में हो तो आपको अलग अलग ओपिनियन सुनने पड़ेंगे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स योर जॉब प्रोफाइल, राइट। स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन, लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं वो स्टेट को रिस्पेक्ट करने चाहिए। सिटीजन शुड हैव फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, कोई भी जनरल आ जाए, कुछ चीजें जो एज इट इज रहेंगी और हमारे सिटीजन जो जिनकी वजह से हम लोग पावर में हैं वो हमेशा ऊपर आए। और हर किसी का इक्वल होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, सब लोग कानून जो लॉ होता है उसके लिए बराबर होने चाहिए। देयर इज नो वे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे, कोई भी अपनी मनमानी चलाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सो हमारा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि जो हमने जिसको बोला था कि श्याम बेटा आप जाके पूरी की पूरी चीजें संभालो, इधर आओ रोहन, अब तुम्हें संभालना है पूरा डेमोक्रेसी। सबने बोला ठीक है, हाँ हम वोट देते हैं रोहन को एंड रोहन इज गुड टू गो। रोहन जैसे घर गया, रोहन सो गया और उसके भाई ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। हमने तो रोहन को सिलेक्ट किया था, हमें क्या पता उसके भाई ने क्या कर दिया, हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारा दूसरा वर्डिक्ट है कि डेमोक्रेसी फ्री और फेयर होना चाहिए, हर किसी को फेयर चांस मिलना चाहिए और जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूसली एक ही पार्टी जीत रही है, दूसरी पार्टी को हारने का भी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए। डजंट मैटर आप फीमेल हो, आप मेल हो, आप थर्ड जेंडर हो या कोई भी अलग कम्युनिटी से हो, यू हैव वन वोट, योर वोट हैज वन वैल्यू एंड यू आर वन पर्सन, राइट। इट डजंट मैटर इफ यू हैव 10, आपके रावण के सारा 10 सर हैं, राइट, फिर भी आपको एक ही वोट मिलेगा क्योंकि यू हैव वन सिंगल बॉडी, है ना। चलो, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ऑब्वियसली रॉबर्ट मुगाम्बो खुश हुआ के चक्कर में कुछ भी थोड़ी ना करता रहेगा, अरे अपनी पावर्स को जो है बढ़ा देता है, बाकी की अच्छी अच्छी चीजें घटा रहा है, बुरी बुरी चीजें बढ़ा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी डन। सो बेसिकली व्हाट इज डेमोक्रेसी और उसकी कुछ केस स्टडीज तो हमने कर ली। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट सब टॉपिक एंड दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी वाइब करने से पहले हमें डेमोक्रेसी की कुछ तारीफ करेंगे और फिर उसके कुछ बुराइयां भी करेंगे। तो जब हम उसकी बुराइयां करेंगे तो हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होता है। रिमेंबर, जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज है वो है अनस्टेबल। डेमोक्रेसी अनस्टेबल होती है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी एंड लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी। अब ये भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, मतलब उसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी उसका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन जब हमें कॉन्सिक्वेंसेज लिखने को आएगा तो हमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज करना है, बट वो नेगेटिव वर्ड्स भी पॉजिटिव हैं। अब खुद सोचो कि कोई इंसान 5 साल में कुछ भी नहीं करता है, हमारे इंडिया में 5 साल के लिए इलेक्शन से इलेक्ट होके कोई भी आता है और उसको 5 साल मिलते हैं अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए, इज ही ट्रस्ट वर्दी और समथिंग। तो 5 साल में उसने क्या क्या चीजें करी, रोड्स बनवा दी, इलेक्ट्रिसिटी इशू सॉल्व हो गया, विमेन सेफ्टी सॉल्व हो गई है, सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, करप्शन कंट्रोल में, तो बोलेंगे ठीक है। लेकिन अगर उसने वो जो भी बोला था उसने नहीं करा, उसने बहुत ज्यादा करप्शन किया, तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा से लीडर चेंज हो जाएगा, और जब लीडर दोबारा से चेंज होगा तो ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फिर वो दोबारा जीरो से चीजों को शुरू करेगा। तो इनस्टेबिलिटी होती है, अनस्टेबल होता है यहाँ पर डेमोक्रेसी का एक कॉन्सिक्वेंसेस। लैक ऑफ मोरालिटी है,
है ना। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, पावर प्ले एंड लिविंग नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब है कि लोग सही और गलत नहीं देखते हैं इसमें। पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू एक्सट्रीम, वो आपका वोट जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। दे विल शो एनी पावर, दे विल इवन ट्राई टू buy people's vote. They will also send you money and liquor during election tenure. So जब elections हो रहे होते हैं तो वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, है ना, आपके घर आके आप इवन कैश भी देते हैं बहुत सारे लोग, तो है ना, कैश से भी वोट आपका खरीदना, इन कैश करना चाहते हैं। सो ये जो हमारा है ना, यहाँ पर मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। आपने आई डोंट नो देखा ही होगा कि किस हद तक एक दूसरे को डेरोगेटरी कमेंट्स जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो करते हैं, है ना। ये चलता है, दैट इज वन सच थिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बट उसमें से भी फिर हम बेस्ट ही निकाल के लेके आते हैं। थर्ड है हमारे पास डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, विच इज़ अगेन समथिंग वेरी कॉमन। डिले क्यों होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन लगता है हमारे पास। अगर हमें कोई भी लॉ पास करना है तो वी हैव टू कंसीडर ऑल पीपल। जब भी हम कोई कानून पास करते हैं तो हमें हर किसी का ओपिनियन कंसीडर करना पड़ता है। अब ये एक हम पढ़ेंगे वैसे तो अभी आने वाले चैप्टर्स में, एक ओबीसी होता है, इफ यू आर श्योर, आपने कभी सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आई टेल यू, ओबीसी इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, राइट। ओ अदर, बी बैकवर्ड एंड सी क्लासेस। पहले ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पहले ओनली एससीज, शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, इनको मिलता था। देन वी रियलाइज कि हमें ओबीसी को भी, नॉट वी रियलाइज, सम पॉलिटिकल पार्टी रियलाइज कि ओबीसी भी एक कैटेगरी होना चाहिए जिसको रिजर्वेशन मिले। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली नॉट हैप्पी कि ऐसा होना चाहिए। सो अब जिस दिन ये डिसीजन हुआ दैट वाज अराउंड 1980s, बट ये इम्प्लीकेशन इसके कुछ 10-15 साल बाद होता है। सो ऐसे में 10 to 15 ईयर्स का टाइम लग गया कोई भी छोटू सा इम्प्लीकेशन करने में, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एक्चुअली हैप्पी कि अरे ये क्या कर दिया आपने, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, तो बिल्कुल गलत है। सो पीपल वर एक्चुअली फाइटिंग केसेस। अभी पढ़ेंगे ये चैप्टर हम अपने आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जब भी हम कुछ भी देखते हैं तो देखो, अगर मैं चाइना ने बोला कि हाँ ठीक है आज 10-15 हॉस्पिटल बना दो, वो हॉस्पिटल कर ही गिर गए, वहां पर डॉक्टर्स भी फेक थे, तो वो तो सही नहीं है ना डिसीजन। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, सोचा समझ के महीनों भर उस टॉपिक पर काम करके तब जाके कोई भी डिसीजन लिया जाता है। थोड़े से बैड डिसीजंस हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। इलेक्टेड लीडर्स को बहुत बार पता नहीं होता है कि लोगों को पसंद भी आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत बार कुछ भी बोल देते हैं या फिर कुछ भी लॉ पास कर देते हैं। सेम अभी हुआ था एग्रीकल्चर वाले फील्ड में, एक लॉ पास हो गया था जो एग्रीकल्चर करने वाले ही लोगों को पसंद नहीं आया, फिर वो लॉ वापस हुआ। तो येस, डेफिनेटली डेमोक्रेसी का एक कॉन्सिक्वेंसेज है कि वहां पर बहुत ज्यादा बैड डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट है करप्शन। डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा करप्शन भी होता है, वो तो आपको पता ही है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन सिंस इट इज बेस्ड ऑन कंपटीशन। यहाँ पर होता है इलेक्टोरल कंपटीशन। अब जब कंपटीशन होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, पैसों से एक दूसरे को चिप कराने की कोशिश करते हैं, फेक वोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब पता है इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, नेचर ही ऐसा होता है ह्यूमन बीइंग का, कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यस, यू हर्ड मी राइट। सो मान लो कि मैं आपको ऑफर करूँ, आई विल गिव यू 100 CR एंड यू डू दिस थिंग, उसमें किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। वो 100 CR आपको दे रहा है और आपसे कुछ वोट खरीद रहा है, मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जो चीज़ 100 थी वो उसको 1000 या 2000 बना देगा। आपको वो 100 CR दे रहा है, लेकिन आपसे ये काम करवा के वो लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, करप्शन कर रहा है, और उतना ज़्यादा पैसा 2000 करोड़ 3000 करोड़ वो कमाने वाला है, क्योंकि टैक्स सारा आएगा, लोगों का सारा पैसा उनके पास आएगा, वो पैसा वो खा जाएंगे, डेवलपमेंट कुछ करेंगे भी नहीं, राइट। तो करप्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। डिसीजन ऑर्डिनरी पीपल को बहुत बार नहीं पता होता है, जब हम वोट देने जाते हैं तो समटाइम्स वी ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि कौन सी पार्टी को वोट दे, सारी पार्टी तो सेम ही लग रहे हैं। तो बहुत बार हमने जब कोई भी डिसीजन नहीं लिया होता है, हम हमेशा, अब ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स में भी जानते हो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, लाइक हाउ पॉलिटिकल पार्टीज वर्क, राइट, हमें कौन लीडर पसंद है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है। बट वी एज स्टूडेंट डोंट हैव टाइम, राइट, वी डोंट हैव टाइम, हमें थोड़ी पता है कि क्या है। तो बहुत बार लोगों को जनरली ये भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली उनके लिए क्या अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है, तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, है ना, ऐसा। तो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दैट दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, दैट इज वन अनदर कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम करेंगे थोड़ी सी अपनी डेमोक्रेसी की तारीफ। बहुत बुराई हो गई है, बहुत बुराई होगी। अब हम करते हैं कुछ अपनी डेमोक्रेसी की तारीफ। देखो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी डेमोक्रेसी की इतनी बुराई सुनने के बाद भी हमारे दिल में एक जो है जगह है डेमोक्रेसी के लिए, वो ये है बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
है ना। डेमोक्रेटिक तो है लेकिन अकाउंटेबल भी बहुत ज्यादा है। व्हाट डू वी मीन बाय अकाउंटेबल? अकाउंटेबल मतलब पता है क्या होता है? जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, है ना, मान लो आप कहीं पर जा रहे हो और आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, आपको किसी को कुछ नहीं बताना है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, आप जहाँ अपनी मर्जी से जो भी लाइफ एंजॉय करो, बट आपको क्या हो जाए, अब वो आप गलत रास्ते पे चले जाओ, है ना, जब आपके पास कोई है नहीं अपनी बातें शेयर करने के लिए। बट डेमोक्रेसी के पास अपनी बातें शेयर करने के लिए सब लोग हैं। डेमोक्रेसी ने क्या किया उसका ना लोग पूरा का पूरा हिसाब मांगते हैं। लाइक लोग अकाउंट्स, जो भी आपने किया, गुड बैड समथिंग बेटर समथिंग बैड, हर चीज अकाउंटेबल है। कौन सा पैसा कहाँ पर गया, है ना। मान लो कि रोड्स बनाने का पूरा बजट आया, रोड्स बनाने का 1000 करोड़ का बजट था, बट उसमें से 80 CR ही रोड्स में लगे, सो वेयर डिड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट को। सो अकाउंटेबल होता है, आपको हर बार हर स्टेप पर आंसर देना पड़ेगा। सो आप अकाउंटेबल हो, यानी कि चढ़े अपने पूरा पैसा लूटते जा रहे हो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अकाउंटेबल होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, हम छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का। टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन चाइना, और यहाँ पर ना बहुत भयंकर फेमाइन आया था, एंड दैट वाज पीरियड ऑफ 1958 और 1961। While China was hit badly, India did not face as badly despite its economic condition. चाइना में, जो कि उस समय ठीक ठाक ही कर रहा था इकोनॉमिक वाइज, वहां पर एक बहुत भयंकर फेमाइन आता है और बहुत भयंकर होता है। Reason for this could be that India responded to the food scarcity in a way that Chinese government did not. हमारे इंडिया में अकाउंटेबल था कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी ग्रेन्स का प्रोडक्शन कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके हमारे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये वो टाइम था जब हम रिसेंटली बिल्कुल एकदम हमने फ्रीडम अभी अटेन करा है, हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट द गवर्नमेंट वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली अकाउंटेबल टूवर्ड्स इट्स पीपल, कि भाई मेरे लोग मर जाएंगे, मुझे खाना देना पड़ेगा उनको, मुझे उन तक अनाज पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन चाइना ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। चाइना के कोई मतलब नहीं था कि उसके लोग मर रहे हैं, उसके लोग भूखे हैं, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ा। एंड हियर वी सी दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और जो चाइना का एग्जाम्पल है उससे हम बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे। इंडिया में गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, सो इट इज अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट हमारा जो तारीफ है नंबर 2, एंड दैट इज यू कैन सी डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब हम खुद डिसीजन ले लेते हैं ना, कि एकदम से इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं कि कर दिया है कुछ भी काम, है ना, और वो गलत हो गया है, तो हमें बहुत रिग्रेट होता है। बट whenever we sit down with that thought and हम उस पर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग से प्रोसेस करके एक क्रिटिकल एनालिसिस करके, रॉन्ग राइट ट्रू फॉल्स, है ना, सब कुछ करके एक फाइनल आउटकम तक पहुँचते हैं, उसमें आपको 1 दिन 2 दिन मिलता है सोचने के लिए। तो जब भी हम ऐसी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है। सो डेमोक्रेसी में कुछ भी 1 दिन में या 2 दिन में नहीं होता है। इट इज़ अ मेयर प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूसली ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप कॉन्टिन्यूसली दिमाग से सोच रहे हो ये सही होगा, ये गलत होगा, ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो इनको दुख लग सकता है, इनको खुश लग सकता है, कुछ तो बीच का रास्ता निकालो। तो आपको दिमाग से सोच के करना पड़ेगा, और दिमाग से सोच के और दिल से सोच के कोई डिसीजन में पहुंचना टाइम टेकिंग होता है, राइट। बट उससे क्या हो जाता है, डिसीजंस जो हैं वो बिल्कुल क्वालिटी डिसीजन मेकिंग निकल के आते हैं, राइट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, यही है पूरा की क्वालिटी। कैसे हम देखते हैं ये वाले से कैसे डिसीजन मेकिंग रिलेट होता है। देखो आप देखो, डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पीपल, है ना। अगर हमें कोई भी डेमोक्रेटिक डिसीजन लेना, एक इंसान तो लेगा नहीं, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन कंसीडर करना पड़ेगा, डिस्कशंस होंगे, मीटिंग्स होंगे। क्या पता वो मीटिंग उस दिन 2 घंटे में खत्म हो जाए, कोई भी पॉसिबल आउटकम ना आए, और कोई भी पॉसिबल आउटकम ना आए और उसमें मिस्टेक ना हो, ऐसा पॉसिबल है। सो येस, डेफिनेटली डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए महीनों, सालों और बहुत सारे ईयर्स का टाइम लगता है। सो दिस मे टेक टाइम, बट however, the advantage of time over important decision is that it reduces the chances of rush and irresponsible decision. So rash और एकदम stupid decision लेने से तो अच्छा है कि हम time लेके आपको बता दें कि what is our plan, right? So definitely हम लोगों को देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में टाइम लगता है लेकिन बेस्ट क्वालिटी ऑफ डिसीजन निकल के आता है। देन वी आर डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े का कॉन्फ्लिक्ट, देखो वो तो नॉर्मल है ना। जैसे 2 लोग रोड पे जाएंगे तो दे माइट फाइट ओवर अ रीजन, कोई रेड लाइट जंप करेगा, है ना, वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर थिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। हमारे ओपिनियन किसी से मैच नहीं होते तो हम उसके साथ लड़ने लग जाते हैं, राइट। सो दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है ये।
बट डेमोक्रेसी में इन सारे डिफरेंसेस को हम लोग डील करते हैं. लाइक वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, और हम सबको एक्सेप्ट भी करते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कम्युनिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस. तो जितने भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं हम उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं. यहाँ पर एक छोटू सा एग्जाम्पल है कि ना सोसाइटी पीपल हैव टू पीपल, अब हम हर एक नहीं हो सकते हैं ना सेम. जैसे मैं सोचती हूँ सामने वाला वैसे सोचता है नहीं, आई डोंट केयर, और उसको भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि जैसे मैम सोचती हैं वैसे मैं सोचता हूँ, इसमें कोई मैच नहीं होना चाहिए. हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन है. These differences are particularly more in a country like ours, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, जहाँ पर हर एक बैकग्राउंड से लोग आए हैं, और कोई भी अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को नहीं बोलेगा कि हाँ मेरा रिलीजन खराब है, मेरी लैंग्वेज खराब है. बट हमें सामने वाले को भी तो नहीं बोलना चाहिए ना कि अरे तुम्हारा ये तुम्हारा खराब है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. वी ऑल आर इक्वल, एंड डेमोक्रेसी हमें वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करने का स्कोप देती है, अनलाइक बाकी फॉर्म्स में जहाँ पर आप बोल ही नहीं सकते हो कि मेरा रिलीजन अच्छा है. वहाँ पर एक ही रिलीजन है, वही अच्छा है. People belong to different regions, speak different languages, practice different caste से belong करते हैं, सब कुछ अलग अलग करते हैं. लेकिन डेमोक्रेसी में ये सब प्रेफरेंस को one group can clash with those with other groups. In a democracy there is no permanent winner or loser. So permanent कोई winner नहीं होता है, permanent कोई loser नहीं होता है, और different groups आराम से peacefully रह रहे हैं, बढ़िया से मजे से सब लोग रह रहे हैं इंडिया में, राइट. और इंडिया जैसी डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती. इतनी लैंग्वेजेस जो हर किलोमीटर पर चेंज हो रही है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाती है, राइट. उसके बाद हमारे पास आता है डेमोक्रेसी इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. डेमोक्रेसी क्या करती है, डिग्निटी यानी कि जो आपके रिस्पेक्ट है उसको बहुत इनहैंस करती है. मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कल आऊं सामने से कुछ भी बोल दूं, है ना, कुछ भी ऐसे बोल दो डेरोगेटरी से, आपको क्या लगेगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों बोल दिया. तो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक एक्शन अगेंस्ट मी. तो आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर रहेगी. यानी कि कल को गवर्नमेंट बोले कि हाँ सही तो बोला है तुमको, तो तुम बोलोगे अरे ये तो गलत बात है. तो रिमेंबर दिस कि डेमोक्रेसी एनहांस करती है डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजन्स. तो आप हमेशा ऊपर हो, चाहे आपकी कोई, आप जो है किसी रिक्शा वाले को देखो, किसी ऑटो वाले को देखो, या किसी अंबानी को देखो, एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीबडी हैव their own dignity, right? So democracy is based on the principle of political equality, right? आपको सबको political equality है. वो recognize करती है कि poor और least educated have the same status as the rich and the educated. So जो हमारा political equality है, या फिर जो हमारा पूरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम किसी को गलत बोल नहीं सकते और किसी से गलत सुन भी नहीं सकते, तो उसमें गरीब अमीर, है ना, पढ़ा लिखा अनपढ़, ये सब नहीं देखा जाएगा. वी ऑल आर इक्वल, पॉलिटिकली हम लोग एक हैं, है ना. इकोनॉमिकली वी माइट बी डिफरेंट बिकॉज somebody is earning too much, somebody is not earning enough to even have two means, right? तो बेसिकली हमें क्या समझना है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है, और जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल है. एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ऑल आर इक्वल. हमारा जेब में कितना पैसा है वो हमको नहीं मैटर करना चाहिए, राइट. तो ये पूरा का पूरा है, हमने देखा. डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज वो अपनी मिस्टेक ठीक करने का स्लॉट रखती है कि अगर गलती हो भी जाती है तो वो अपना एक्सेप्ट कर लेती है गलतियों को. तो even if no government can guarantee that no mistake will be made, in a democracy हो जाती है और वो मिस्टेक ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती है. बट वही है कि आप अपना गलतियों को आप जल्दी से फॉरबिडन करो, जल्दी से सॉरी बोल दो, और यू नो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर करेक्शन. तो डेमोक्रेसी आपको आपकी गलतियां ठीक करने का भी स्कोप देती है. आपने गलती से कुछ स्टेटमेंट बोल दिया है तो यू कैन से सॉरी अबाउट इट, एंड ऐसा फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा. कोई लॉ बनाने में कोई गलती हो गई तो आप उसको ठीक कर सकते हो, एंड देयर इज अ चांस. सो रूलर्स हैव टू चेंज द डिसीजन, हैव अ चांस टू चेंज द डिसीजन, और वो अपने आप को जो है बदल सकते हैं, अपनी सोच को भी बदल सकते हैं, राइट. सो ये हमने देखा पूरा का पूरा चैप्टर में. अब एक छोटू सा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अगर देखें तो वो देख लेते हैं. तो डेमोक्रेसी क्या है, द कॉमन फॉर्म ऑफ अडॉप्टेड बाय डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. कि हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव का फिगर यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है. 3 लोग हैं, तीनों ने अपने आप को भेज दिया, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये टीचर है. अब तीनों को भाई डॉक्टरी करने जाना है, उसको इंजीनियर्स का जो है देखना है अपना, और टीचर्स को अपने बच्चों को पढ़ाने जाना है. अब वो तो नहीं देख सकती है ना कि भाई गवर्नमेंट कैसी चल रही है, तो हमने एक इंसान को सेलेक्ट किया और ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये देख लेगा गवर्नमेंट कैसे चलेगी. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल पीपल डू नॉट रूल. ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कंट्री में सब लोग रूल नहीं करते हैं, लेकिन सबके हाथ में इक्वल पावर जरूर है. मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो भी उन्होंने अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है, अब वो उसके हिसाब से सारी चीजें होने वाली हैं. ठीक है, इतनी चीजें हमने देखी. हाउएवर बहुत सारे आइडियल्स हैं जहां पर
डेमोक्रेसी इज कंसीडर दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेटिक। देखो सही तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, सही तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, हमेशा कुछ ना कुछ कमी आपको नजर आएगी। एंड स्टिल दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि हमें डेमोक्रेसी में कॉन्टिन्यूसली जो है कुछ ना कुछ फॉल्ट जो है नजर आता है, और फिर भी डेमोक्रेसी अपना टेस्ट हमेशा देते रहती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सेम यही लिखा है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज बीइंग रूल्ड थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जब हमारा जो सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो यही है कि आज हम अपने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से रूल होना चाहते हैं, हम रूलर बना रहे हैं उसको कि वो हमारे ऊपर रूल करे, लेकिन वो कैसे रूल करेगा ये हम डिसाइड करेंगे। However, for a small community, there could be other ways of making democratic decisions. All people can sit together and decisions जो है वो डायरेक्टली ले सकते हैं, और ये हमारे लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है। लोकल लेवल पर हम लोगों ने देखा है कि देयर इज ग्राम सभा वगैरह जो काम करते हैं वो अपने लोकल इश्यूज को एड्रेस करती हैं। तो बेसिकली ये हम लोगों ने एक चैप्टर देख लिया है, इसमें से आपको केस स्टडीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, और इसमें से आपको प्रॉज एंड कॉन्स बहुत अच्छे से याद रखना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो बस स्टोरी के लिए ही थी, ठीक है। तो अब आपने अच्छे से ये चैप्टर कर लिया है, फुल डिटेल में हमने ये चैप्टर करा है, और आपको इस चैप्टर में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लाइव आपके साथ क्विज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, and do let me know in the comment section if you like the video, and I'll see you in the next class. Thank you so much everyone, sending you lots of love. Bye bye, take care.